नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल। ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर कृषि से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसान है, चाहे वो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट चाहे वो 12th लेवल का है, चाहे वो बीएससी लेवल का है, चाहे वो एमएससी लेवल का है, चाहे वो पीएचडी लेवल का है। और कृषि से संबंधित चाहे फार्मर है, चाहे कृषि से संबंधित कोई बिजनेस कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, कोविड-19 में हमें एक बात का एहसास हो गया, जो हजारों साल पहले धर्म ग्रंथों में बात लिखी गई थी, कृषि ही सबसे उत्तम है, कृषि से उत्तम कुछ नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है। आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान जो विषय है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और वास्तव में ये ब्राइट फ्यूचर है। मुझे इस बात का मतलब एक गर्व है, एक तरह से मैं प्राउड करता हूं इस बात का कि मैंने इस लाइन से एजुकेशन लिया है। और इस लाइन में जितना फ्यूचर ब्राइट और सिक्योर है, शायद ही किसी लाइन में हो सकता है। और देखो कारण क्या है, हम प्रकृति के टच में रहते हैं, हम खुश भी बहुत रहते हैं। आज कोविड-19 के दौर में आप देखिए, वो लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित है जो फार्म हाउस पे रहते हैं, यानी खेतों में रहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा प्रकृति के टच के अंदर है। आप ट्रेवल करे बगैर रह सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन खाने पीने के बगैर तो नहीं रह सकते हैं। और कुछ समय पहले तक अगर हम बात करें तो किसान एजुकेटेड नहीं थे, वो खेती को बहुत ही एक पारंपरिक तरीके से अपना रहे थे, यानी उसमें किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन आज के समय में जो कृषि है, उसको लेकर लोगों का जो व्यू है, वो एक बिजनेस की तरह हो गया, एक उद्यम की तरह हो गया। यहाँ बिजनेस का मतलब केमिकल फार्मिंग से नहीं है, बिजनेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आती है, इंटीग्रेटेड समन्वित खेती भी आती है। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड समन्वित खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, इन सब की आज अपनी चर्चा करेंगे। एक लंबा लेक्चर जरूर रहने वाला है, लेकिन अगर आप अपना कृषि में कोई भविष्य देखते हैं तो आज का लेक्चर जरूर देखिए, आपके बहुत ज्यादा काम का रहने वाला लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस लेक्चर में बात करूंगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन की, शिक्षा के बाद मैं बात करूंगा इससे संबंधित कौन से लेवल पे कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, कौन कौन सी नौकरियां इसमें अवेलेबल हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कृषि विज्ञान में, तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिनसे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो वन बाय वन अपने सबकी बात करेंगे। यानी आज का जो लेक्चर है वो एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक मोटा सा आपको अनुमान दे देगी भी। अगर कोई स्टूडेंट है, वो सोच रहा है कि मैं एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाऊं, कोई मान लो इनोवेटर है, वो ये सोच रहा है कि मैं एग्रीकल्चर में बिजनेस करूं, कोई फार्मर है, वो सोच रहा है कि मैं कोई एडवांस फार्मिंग करूं, तो उन सब के लिए मैंने यहाँ पे एक मोटा व्यू जनरेट किया है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लाइन की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात करूंगा। देखो, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप हजारों से लेकर लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। यह बात किस बात पर निर्भर करती है, आपको किस तरह का काम कर रहे हैं और उस काम में आप ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे हैं, यानी पारंपरिक विधियां अपना रहे हैं, आधुनिक विधियां अपना रहे हैं, या समन्वित विधियां अपना रहे हैं, या फिर उस काम के प्रति आपकी समझ क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ये लोगों का एक गलत व्यू है कि जो खेती करने वाले लोग हैं वो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे हैं। देखो, आज के समय एजुकेटेड लोग हैं वो कृषि में उतर रहे हैं। आजकल तो देखो, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही मतलब इजी हो गया है, संचार है बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। आप YouTube पे देखते हो कि ये बीटेक किया हुआ स्टूडेंट, इसको कृषि में इंटरेस्ट पड़ा, ये लाखों रुपए कमा रहा है। ये बीएससी एग्रीकल्चर वाला, ये एमएससी एग्रीकल्चर वाला, इसने 1 लाख रुपए की जॉब छोड़ी और आज ये खेती कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इनोवेटर लोगों को आप देख रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी है जो उनके फार्म पे विजिट करते हैं, बताते हैं ये ऐसे ऐसे करके पैसे कमा रहे हैं, और वास्तव में कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कृषि है वो एक बहुत ही ब्राइट
मतलब एरिया है जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अब आप भविष्य कैसे बनाएंगे? एजुकेशन में बनाएंगे, फार्मिंग करके बनाएंगे, या फार्म रिलेटेड बिजनेस करेंगे, ऑन फार्म बिजनेस करेंगे, या फिर आउट फार्म बिजनेस करेंगे, यानी खेत पे अपना कोई काम व्यवसाय करेंगे, या खेत से बाहर खेती से संबंधित कोई व्यवसाय करेंगे। आज उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और कृषि को समझने के लिए आपके दिमाग में एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप इस लेक्चर से सेटिस्फाई होते हैं तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का, कृषि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब भी आप पढ़ते हैं तो आप यही बोलते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। सबसे पहले हम एजुकेशन को लेके चलने वाले हैं। देखो, एजुकेशन को अगर लेके चले तो कृषि का जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है 11th क्लास से ही। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर 10th के बाद स्टूडेंट अपना जो सब्जेक्ट चुनता है वो एज ए एग्रीकल्चर चुनता है। ठीक है, 10th के बाद। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो यहां पर जो स्टूडेंट है वो 10th के बाद 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो ले लेता है। जैसे यहां पर 11th में एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है। और सीबीएसई बोर्ड ने भी 11th 12th में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, इसमें भी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर फिजिक्स, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहता है, और यही पैटर्न सेम आप सीबीएसई में भी रख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो आप 11th से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने स्टेट लेवल का जो बोर्ड है 11th 12th के लिए जो भी बोर्ड है वो भी आपको 11th 12th एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करवाता है। और उसके अलावा सीबीएसई है वो भी आपको 11th 12th एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करवाता है। तो आप एग्रीकल्चर में 11th 12th कर सकते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर में 11th 12th करने के क्या बेनिफिट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भी मैंने बता दिया कि आप एग्रीकल्चर कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में अपना करियर आप 11th से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड से भी कर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड से भी कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो स्किल सब्जेक्ट में रखा गया है ना, स्किल जो सब्जेक्ट है। और 11th 12th में सीबीएसई में जो बुक पब्लिश है, यानी जो बुक लगती है वो मेरे द्वारा लिखी गई ही बुक है। आप सीबीएसई की साइट पे विजिट करोगे तो वहां पर आपको वो बुक मिल जाती है। ठीक है, अब आप 12th कर लेते हो। अगर 12th लेवल पर अगर कोई वैकेंसी देखते हो, कोई जॉब देखते हो, तो बहुत सारे स्टेट है जहां पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट आती है। 12th एग्रीकल्चर बेस्ड होती है ये, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि प्रवेशक और उद्यानिकी प्रवेशक यानी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। इसके लिए एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12वीं क्लास 12th क्लास एग्रीकल्चर से की है, यानी कृषि विज्ञान से की है। तो लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम कंपटीशन होता है। और देखो, आप 12th करते हैं, 12th करने का मतलब है कि लगभग जो स्टूडेंट है 12th करने वाले वो 16 से लेकर 18 साल के आसपास के होते हैं। 16 to 18 ईयर ओल्ड के स्टूडेंट होते हैं। अब 18 साल वाले स्टूडेंट को अगर जॉब मिल जाती है तो उसके तो मजे ही मजे हैं, वो तो खुश ही खुश है ना, और अच्छी खासी जॉब है। लेकिन फिर भी मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 12th के बाद आप जॉब करें। मैं कभी इस बात को रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो, मेरी विचारधारा हमेशा ये रही है कि जब तक आप एजुकेशन ले सकते हैं तब तक एजुकेशन लइए। लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है कि समय से जॉब कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, वो कर लेनी चाहिए। देखो, घर की मजबूरियां या किसी तरह की और दिक्कतें होती है तो एक अलग बात है, लेकिन आज के समय में एजुकेशन में भी इतने सारे सोर्स है कि आप स्कॉलर से अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। मैं कभी राय नहीं देता कि आप बहुत जल्दी जॉब लग जाए, बहुत सारे नुकसान है इस बात के। देखो, पैसा कमाना और एजुकेशन लेना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बिना एजुकेट हुए पैसे कमाना चाहते हैं तो देसी भाषा में बोलें तो गधा मजदूरी ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर आप बहुत ज्यादा एजुकेट होके पैसा कमाते हैं तो रिस्पेक्ट के साथ और फिजिकल वर्क कम करना पड़ता है, फिर आपका जो नॉलेज होता है वो ये आपको अर्न करके देता है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी मैं बात यहां पे स्कोप की भी तो बात है ना, साथ में भी आप कृषि विज्ञान सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उसमें भविष्य बनाने जा रहे हैं तो क्या करें।
अगर आपका 12th एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो जॉब है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कुछ स्टेट में हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है, और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो ही स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से किया होता है। ये तो है एक सबसे अलग बेनिफिट। उसके अलावा 12th एग्रीकल्चर वाला उन सभी कंपटीशन के लिए एलिजिबल होता है जिसमें आर्ट वाले एलिजिबल होते हैं। भी 12th बेस्ट कोई सा भी कंपटीशन है जिसमें आर्ट्स वाले एलिजिबल है जी, एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है। कुछ ऐसे कंपटीशन भी है जिनमें साइंस वालों के लिए है, तो साइंस वालों के साथ साथ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक साइंस का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर वाले उसमें भी एलिजिबल है। बट इनके लिए एक अलग से जॉब है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, सिर्फ यही आ सकते हैं। तो पहला बेनिफिट तो देखो यहां 12th पे ही मिल गया है। दूसरा, जब आप 11th 12th करते हैं तो एग्रीकल्चर में गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए, गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कॉलरशिप हो सकती है। राजस्थान में जैसे 11th और 12th की जो गर्ल्स होते हैं उनको 5,000 ईयरली स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी अदर सब्जेक्ट में ये नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर में एजुकेशन को बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ गर्ल्स को भी एग्रीकल्चर में बढ़ावा देना है, इसलिए सिर्फ गर्ल्स को ये स्कॉलर दी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें, आप 12th के बाद अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप 11 सब्जेक्ट के अंदर 11 स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है इन सब के। देखिए 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए एंट्री करेंगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये एंट्रेंस एग्जाम जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उनमें एडमिशन के लिए जो स्टेट होता है वो भी कंडक्ट करवाता है। यानी ये राज्य स्तर पर भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये भी अपने स्तर पर कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाती है ग्रेजुएशन में एंट्री के लिए। उसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन यूजी अंडर ग्रेजुएशन, ये एग्जाम आईसीआर कंडक्ट करवाता है। इनमें से कोई सा भी एग्जाम आपको देकर ही ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना पड़ेगा। इनमें से किसी भी एग्जाम को आप फाइट करके, यानी इनमें से किसी भी एग्जाम के थ्रू आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसी स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जैसे मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जिसको आप बोलते हैं, तो अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो आप BHU के अंदर ही एंट्री कर पाएंगे ना, दूसरे में नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ICR का AIEEE एग्जाम देते हैं तो आप इंडिया की कोई सी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की 100% सीटें हैं वो ICR का ये जो AIEEE एग्जाम है उसके द्वारा ही भरी जाती है। बाकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके अंदर 15% जो सीटें हैं, 15% जो सीटें हैं वो ICR के द्वारा भरी जाती हैं। बाकी जो है वो इनका खुद का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके द्वारा भरी जाती है। लेकिन कंसल्टेंट जो है एग्रीकल्चर में इंडिया में प्रॉपर है नहीं, सिर्फ आपको वो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, डिप्लोमा कर लो बाहर जाके पे, उसकी तरह नहीं, वो लाइन नहीं है। पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको डिटेल से बता सकता हूं और आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और ग्रेजुएशन है वो बाहर से भी कर सकते हैं। तो फिर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तब आप दो तरफ सोच सकते हैं। दो तरफ क्या, तीन तरफ सोचेंगे। एक तो क्या है, जॉब के बारे में सोचते हैं कुछ स्टूडेंट रेगुलर एजुकेशन के, कंटिन्यू एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, और कुछ स्टूडेंट है वो बिजनेस के बारे में सोचते हैं। मैं तो कहता हूं लगातार एजुकेशन लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जी हमारे घर वाले पैसे नहीं दे सकते। मैं कहता हूं पैसा लगता कहां है, ग्रेजुएशन के बाद पैसा लगता ही नहीं है। पोटेंशियल होनी चाहिए, आप में दम होना चाहिए। कैसे लगेगा पैसा, लगेगा ही नहीं, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप इवन घर वालों को 2 रुपए दे दोगे,
पढ़ते पढ़ते भी 2 रुपए दे दोगे, फिर आपको जॉब करने की जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं बीएससी के बाद तो जॉब कर लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी मिलता है ना, पैसे भी मिलते हैं। अरे भाई ग्रेजुएशन भी बहुत जरूरी है, कॉलेज भी तो फन है ना। ये उम्र दोबारा नहीं मिलने वाली है। यहाँ से बहुत सारे लोगों से दोस्ती होगी, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो सीखना तो आपको है, चाहे आप जॉब से सीख सकते हो, चाहे आप एजुकेशन से। लेकिन एजुकेशन का बहुत मतलब, एजुकेशन का मतलब मेरा ये नहीं किताबें ही पढ़ना है, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जितना टॉप लेवल का एजुकेशन होगा उतने ही आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हालांकि पैसे बिना एजुकेटेड लोग भी बहुत कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे का संबंध एजुकेशन से ज्यादा नहीं है, बट एजुकेशन है वो आपको इंजॉय देता है, जीवन में फन देता है, वो भी तो करना बहुत जरूरी है। बाद में कब करोगे, जॉब तो पूरे जीवन करना है, जब तक मरोगे नहीं तब तक काम करना पड़ेगा। आजकल वो टाइम निकल गए हैं जब बेटे पोते क्या करते थे, बाप की दादाओं की सेवा करते थे। आजकल कुछ काम करोगे तो सेवा होगी, नहीं तो एक कोने में डाल दिए जाओगे, है ना। कल्चर बदल रहा है, वो कल्चर नहीं रहा जिसके अंदर अपने कंबाइंड फैमिली के अंदर रहते थे ना, संयुक्त परिवार के अंदर रहते थे, वो चीजें खत्म हो चुकी है। और अपने बूढ़े होंगे तब तक तो और ज्यादा खत्म हो जाने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जॉब की तरफ देखते हैं, तो लोग कहते हैं जॉब नहीं है, मैं कहता हूं जॉब ही जॉब है भी। अगर जॉब में जाना है तो जॉब ही जॉब है, लोग कहते हैं जॉब है नहीं। देखो मैंने पीछे कहा था, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको एजुकेशन लेना चाहिए, और उस एजुकेशन के साथ, फन के साथ, जीवन में मस्ती करने के साथ साथ जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है पढ़ना, वो बहुत जरूरी है, वो साथ साथ करते रहिए। आपके पास होगा नॉलेज, और जॉब नॉलेज वाले को मिलती है, गधे को कौन जॉब देगा भाई, है ना। उसे तो बाहर ही ढोया जा सकता है। आप वहां मेहनत ही नहीं करोगे, फिर आप जाहिर सी बात है 2 साल 3 साल 4 साल कोचिंग करोगे, फिर बोलोगे किस्मत खराब है ये, फिर डिप्रेशन भी आएगा, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन आप कॉलेज टाइम फन भी करके ना, गेम्स कल्चर साथ साथ में स्टडी, जो मेन फोकस था उसको भी ध्यान रखते रहे, और दूसरा जीवन है वो भी जीते गए। इससे निकलने के बाद आपके पास नॉलेज है, बीएससी निकलने के बाद नॉलेज है, और नॉलेज है तो जाहिर सी बात है आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। काहे कि किसी भी कोचिंग की नीड नहीं है अगर आपने बीएससी बहुत अच्छे से की है तो। मैंने तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम 12th के बाद पता ही नहीं होता था क्या करना है क्या नहीं करना है, तब कोचिंग की थी, उसके बाद कोई कोचिंग नहीं की है। और कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 10 रैंक से ऊपर नहीं, नीचे नीचे, मतलब यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यही आया, ठीक है। मैं 3 गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड जॉब रिजाइन हूँ। तो ये चीजें सारी की सारी नॉलेज पे डिपेंड करती है। आप अच्छे से मेहनत करें, बस पढ़िए, और ऐसा नहीं कि किताबी कीड़े रहे हम, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ गेम्स कल्चर मजे मस्ती सब होती है ना। वो बात अलग है कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो वो ये बोलता है जी हमने बहुत मेहनत की, ये की, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अरे कुछ नहीं करना पड़ता, शुरू से संभलना पड़ता है, साथ साथ में सारी चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। पहले जब आपका बीएससी का टाइम पढ़ने का था तब नहीं पढ़े तो लास्ट में क्या करोगे, 1 साल 2 साल किसी जॉब में 6 महीने से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको 2-2 साल 3-3 साल क्यों लग जाते हैं, क्योंकि उस समय एक डिप्रेशन भी होता है आपको, है ना। नहीं लगे तो क्या करेंगे, नहीं लगे तो क्या करेंगे, और वो चीजें आपको बीएससी में नहीं होती है। अगर बीएससी में पढ़ते हो तो कोई डिप्रेशन नहीं होता है, खुश होकर पढ़ोगे। देखो कोई काम अगर खुशी से करते हो तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। इसलिए बीएससी करने के बाद किसी जॉब की प्रिपरेशन में न लगे, वो आपको लंबा खींचती है। बीएससी करने के बाद आप किसी जॉब के प्रिपरेशन में लगते हैं तो वो आपको लंबा खींचती है। लिखवा लो मेरे से ये बात, और बीएससी के साथ साथ कर लोगे और खुशी से कर लोगे। अरे 6 महीने से ज्यादा क्या करने की जरूरत है। आप कौन सा आईएएस का एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हो, एग्रीकल्चर बीएससी लेवल की पोस्टों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं होता है। तो जॉब ही जॉब है। सबसे पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है उनकी बात करता हूं, जो फ्रिक्वेंटली आती रहती है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल के इंटरवल में आती रहती है। इतने ज्यादा ग्रेजुएट भी नहीं है बीएससी में कि 1 साल 2 साल में जॉब आ रही है तो बड़ा अंतराल पड़ रहा है, नहीं, कोई बड़ा अंतराल नहीं है। देखो अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं तो बहुत सारी जॉब है स्टेट लेवल पे भी, जैसे डबल असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर को कुछ जगह पे एडीओ भी बोल दिया जाता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोल दिया जाता है। उसके अलावा विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट भी बोल दिया जाता है। ये पोस्टें 1 साल 2 साल 3 साल के इंटरवल में आती रहती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके अलावा स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं, जैसे अभी फिलहाल यूपी में आया हुआ है डीएचओ का, हमारे बैच भी चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर है। ये पीसीएस जो है स्टेट के, वो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं।
उसके अलावा अभी जैसे मैं बात कर रहा था फॉरेस्ट्री में, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो है, इसकी पोस्ट आती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की अभी एमपी में आई हुई थी। फूड इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो भी आती है। थोड़े समय पहले राजस्थान में भी आई थी और थोड़े समय पहले पंजाब में भी, और स्टेट में भी आती होगी, है ना, आती होगी नहीं, आती है, लेकिन जो नियर अबाउट मुझे पता है मैं उसकी बता रहा हूं। लेकिन ये पोस्टें सभी स्टेट में आती है। उसके अलावा जैसे ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर जो है, स्कूल टीचर की पोस्ट आती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर जो बीटेक करते हैं एग्रीकल्चर की अलग अलग स्ट्रीम में, उनके लिए पोस्ट है। फार्म मैनेजर की जो गवर्नमेंट फार्म है उनमें फार्म मैनेजर की भी पोस्ट आती है। आरएईओ की जो पोस्ट है, एक्सटेंशन ऑफिसर की बात कर रहे थे, और एसएडीओ की पोस्ट है जो सीनियर है, उसकी जो पोस्ट है वो भी आती है। टेक्निकल ऑफिसर की आती है। शुगर केन ऑफिसर, जहां शुगर केन का एरिया ज्यादा है जैसे यूपी है, वहां जैसे आती है पोस्ट। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, इसकी भी पोस्ट है, वो आती रहती है 1-2 साल के अंदर। तो ये इतनी सारी जो पोस्टें हैं ये बीएससी बेस है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट पोस्टों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारा पड़ा है, उसमें भी जा सकते हैं। उसमें देखो जाहिर सी बात है, वो आपको पैसे देंगे, काम ज्यादा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितना काम करते हो उतना ग्रो करते हो, है ना। हो सकता है कि आप काम नहीं करोगे, आपको निकाल दिया जाएगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो गवर्नमेंट से 5 गुना ज्यादा कमा लोगे। वो तो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट तो बहुत सारे सेक्टर है। प्राइवेट में फर्टिलाइजर का है, पेस्टिसाइड का है, ठीक है, और भी ट्रेडिंग वगैरह है, बहुत सारे बिजनेस है प्राइवेट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनमें भी जा सकते हैं। बट मैं तो अभी तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई जाना नहीं चाहता ना। प्राइवेट सेक्टर में ये है ना, सिक्योरिटी नहीं है, काम करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट में एक बार चले गए तो आपको ऐसा है भी सिक्योरिटी है, कोई निकालने वाला नहीं है आपको, है ना। तो वहां पे कोई नाकारी भी करेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नाकारी नहीं करना है, आप देश का भविष्य हो। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बहुत सारी आती हैं। अब देखिए आप, नाबार्ड के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और ग्रेड बी की पोस्ट आती है। यूपीएससी के अंदर आती है। यूपीएससी की फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अरे बड़े कमाल की पोस्ट है ना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड की पोस्ट है ये। डीडीएसओ सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट आती है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, बढ़िया आपको फ्लैट मिलता है, बढ़िया आपको सैलरी मिलती है ना, बढ़िया मजे ही मजे, शानदार पोस्ट है ये। उसके अलावा एफसीआई के अंदर ग्रेड 3 टेक्निकल की पोस्ट आती है, अच्छी पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। बैंक एएफओ जो एसओ है, इसकी पोस्ट हर साल आती है, लेकिन थोड़ी संख्या इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस है, मर्ज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक एएफओ को बहुत सारी ब्रांचेस दी जा रही है। उसके अलावा इफको है, क्रिबको है, इनके अंदर रेगुलर बेसिस पोस्टें आती हैं। एनएससी के अंदर जूनियर ट्रेनी की पोस्ट आती है, अभी थोड़े समय पहले आई हुई थी। सीडब्ल्यूसी के अंदर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, जूनियर सुप्रीडेंट की पोस्ट आती है ना। उसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, उसके अंदर पोस्टें आती हैं। एफएसएसएआई के अंदर यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अंदर फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, अच्छी पोस्ट है, शानदार पोस्ट है, रेपुटेशन भी है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आती है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती है। तो ये बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो सेंट्रल लेवल की रेगुलर बेसिस आती रहती है। देखो कितनी सारी पोस्टें हैं। अरे एग्रीकल्चर बहुत ही ब्राइट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने बीएससी में नहीं मेहनत की है तो इसकी थोड़ी चमक कम हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने बीएससी कर लिया उनको भी उदास होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, जो बीएससी में कमी छोड़ी है उसकी पूर्ति कर दो, जाहिर सी बात है सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। मैं ये बात बता रहा हूं भी आप इसमें करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि बीएससी में जिसने मेहनत नहीं की वो फेल हो रहे हैं, नहीं, वो भी कामयाब होंगे, आगे मेहनत कर लेते हैं। लेकिन जब आप बीएससी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले से ये बात दिमाग में रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है, 21 दुक्की इस तरह की पोस्टें आती है। लेकिन आपको एक ही तो सीट चाहिए, आपको ज्यादा सीट थोड़ी चाहिए। हाँ, आप सुन रहे हो तो आपको एक ही सीट चाहिए, ऐसा थोड़ी है बहुत सारी सीटों पे एक साथ ही बैठोगे, यानी 900 पोस्ट आएगी तो 900 आपकी है। अरे आप एक सीट, मैं तो कहता हूं जहां प्रोबेबिलिटी है वहां पे आपको काम करना चाहिए। अगर एक भी सीट आती है तो प्रोबेबिलिटी है आपका सिलेक्शन होने का, तो उस पर आप क्यों नहीं जा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे एक सीट आती है, 2 सीट आती है, कभी 5 कभी 3, इस तरह की सीटें आती है। लेकिन जाहिर सी बात है रेपो अच्छी होगी, चलबल भी बहुत होगी, लोग कदर भी अच्छी करेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री में बैठोगे आप। नेक्स्ट है
बीएससी के बाद अगर आप जॉब न करके एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं एजुकेशन में जाइए, अभी जीवन के मजे लीजिए ना, काम तो पूरी उम्र करना है। बीएससी के बाद अगर आप कंटिन्यू एजुकेशन रखना चाहते हैं तो आईसीआर AIEE एग्जाम कंडक्ट करवाता है, स्टेट लेवल है, और सम यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तीसरा रास्ता जो है वो आपके पास अब्रॉड एजुकेशन का भी रहता है। ठीक है, देखो अगर आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो बीएससी के टाइम अगर आप जाते हैं तो आप छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता बाहर मूव, और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं ना तो पक जाते हैं, है ना। ग्रेजुएशन में सारे उल्टे सीधे सारे काम कर चुके होते हैं आप, मतलब अच्छी तरह से पक्के होते हैं। एमएससी अब्रॉड से करना ही सबसे बढ़िया है, पीएचडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एमएससी बाहर से होगी तो पीएचडी भी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन एमएससी इंडिया से होगी तो फिर पीएचडी के लिए जा रहे हो ना तो थोड़े चक्कर पड़ते हैं। क्या चक्कर पड़ते हैं वो भी अपने बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि आपको आईसीआर का जो एग्जाम है उसके थ्रू जाना चाहिए। आईसीआर के एग्जाम के थ्रू जाते हो तो लगभग देखो एमएससी में आईसीआर के थ्रू 3075 सीटें, 3075 सीटें। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी सारी की सारी सीटें हैं वो आईसीआर के एग्जाम से ही फिल की जाती है। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनकी 25% सीटें हैं वो आईसीआर के एग्जाम से फिल की जाती है। ठीक है, और देश की 64 यूनिवर्सिटी, 64 यूनिवर्सिटी के अंदर आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। 64 यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी में आप एडमिशन ले सकते हैं आईसीआर के थ्रू। ठीक है, इसमें से जो मैंने टोटल बताया 3075 सीटें हैं, उसमें से 600 जो टॉप स्टूडेंट है, 600 जो टॉप स्टूडेंट है, 600 जो टॉप स्टूडेंट है, उनको अच्छी स्कॉलर मिलती है 12,640 रुपए महीने की। 12,640 रुपए, इतना खर्चा लगता नहीं है भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। 6-7 हजार एवरेज खर्चा है, उससे ज्यादा नहीं लगता है, बाकी बचत ही बचत होती है। सारे फीस सारे मिला के बता रहा हूँ, 7,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं लगता है आपका मंथली। ठीक है, तो 12,640 रुपए आपको मंथली स्कॉलर मिल रही है। मैंने कहा था ना पैसा खर्चने की जरूरत कहां पे है, पैसा तो सरकार खर्चेगी, आपको तो सिर्फ पढ़ना है भी। अगर आप कहते हो कि मैं इकोनॉमिकली कमजोर हूं, ये हूं वो हूं, तो कहां आपको इकोनॉमिकली कुछ पैसा खर्चना है। आप तो एमएससी करिए, पैसा सरकार लगा रही है आपको। आईसीआर ही सबसे बढ़िया रास्ता है। और 600 के बाद के जो स्टूडेंट है, कुल सीटें कितनी बताई, 3075 बताई थी पिछले साल। 600 के बाद के जो स्टूडेंट है टॉप रैंक से नीचे वाले, उनको 5,000 रुपए महीने के मिलते हैं। उनको भी स्कूल के बराबर भी खर्चा नहीं पड़ेगा बाद में। 7,000 रुपए महीने का बता रहा हूं, 5,000 आपको सरकार दे रही है, 2,000 बचा, 24,000 रुपए महीने का साल का लगा। 24,000 रुपए साल का लगा, और 24,000 में आप टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर एमएससी करने जा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? 24,000 रुपए आजकल स्कूल की फीस है, स्कूल में खर्चा नहीं निकलता है एक साल का। इसमें मैं तो आपको 7,000 रुपए महीने में रहना खाना सब कुछ, पीना नहीं बता रहा हूँ, रहना खाना सब कुछ उसमें आपका सिमट जाता है। आप घर पे रह के स्कूल में जाओगे तो भी आपको 24,000 रुपए आसानी से खर्च हो जाते हैं, तो कहाँ खर्चा करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ 600 की लिस्ट में आइए, शुरू वाली में इतना पैसा मिलेगा आपको। कुछ अगर घर पे जरूरत है तो दे दीजिए, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, खर्च कर लीजिए। ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक स्थिति पे, है ना। वैसे एमएससी में बच्चे एक्स्ट्रावेजेंट होते नहीं, बीएससी में खर्चा करते हैं ज्यादा, क्योंकि एमएससी में तो समझदार हो जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, गाइड के सामने सिर्फ रहना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो उसके अलावा आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से भी एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, बट उस समय आपको स्कॉलर नहीं मिलेगी, स्कॉलर नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ये यहाँ पे लॉस है। अगर आप अब्रॉड एजुकेशन जाना चाहते हैं एमएससी में, तो आपको कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। एक तो देखो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, आपकी यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर बनता है, आप खुद मोटिवेशन लेटर बनाते हो, बस इतना सा काम करना पड़ता है और कुछ काम नहीं करना पड़ता है। और स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो ये स्कॉलरशिप 80,000 से लेकर 1 लाख, कई बार स्कॉलरशिप है वो 1.25 लाख रुपए भी कवर कर लेती है, जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस भी कंप्लीट हो जाता है, वहाँ ट्यूशन फीस भी आप भर देते हैं, ट्रैवल जो अलाउंस होता है वो भी आपको मिल जाता है, सारे के सारे खर्चे निकल जाते हैं और पैसे भी आपके जेब में बच जाते हैं। घर वालों को अच्छे खासे 20-25-30 हज़ार रुपये महीना कम से कम आराम से भेज सकते हो आप। तो और जब आप किसी डेवलप कंट्री से एमएससी करेंगे तो जाहिर सी बात है डेवलप टेक्निक्स देखेंगे, वापस जब इंडिया लौटेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कदर ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है। और वहाँ पे अगर जॉब करेंगे तो भी अगर आप पैसे से मतलब रखते हैं तो अच्छा पैसा भी वहाँ कमा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि एजुकेशन बाहर से लो, डेवलपमेंट देश का आके करो।
अब देखो बात आती है, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि बीएससी के बाद एमएससी कौन कौन से सब्जेक्ट से की जा सकती है। अरे भाई 20 डिपार्टमेंट है, 20 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के अंदर 3, 4, 5 सब्जेक्ट है, तो लगभग ये मान के चलो आप 100 से ज्यादा सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। 100 से ज्यादा सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं बीएससी वाला जो स्टूडेंट है। अब देखिए यहां पे एक तो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 सब्जेक्ट है जिनमें आप एमएससी कर सकते हैं। फिर प्लांट साइंस में आपके पास 5 सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप एमएससी कर सकते हैं। देखो सभी सब्जेक्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है साथ में दी हुई है, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। मैं एक एक को नहीं रीड करूंगा, एक एक को रीड करूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में देखो 5 सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी के अंदर 5 सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद एग्रोनॉमी के 2 सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं। सोशल साइंस के आप 4 सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं और स्टैटिकल साइंस के आप 3 सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के 6 सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जब नाम आता है ना तो एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ना, और अपना तो सब्जेक्ट सबको ही प्यारा होता है, और जिसको अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं इसका मतलब वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर के 6 सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो। फॉरेस्ट्री के 8 सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 5 सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो। वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 सब्जेक्ट में ही एमएससी होती है। होम साइंस के 5 सब्जेक्ट में एमएससी होती है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के 2 सब्जेक्ट में एमएससी होती है। वेटनरी साइंस के 12 सब्जेक्ट में एमएससी होती है और एनिमल साइंस के 10 सब्जेक्ट में एमएससी होती है। फिशरीज साइंस के 12 सब्जेक्ट में एमएससी होती है। डेयरी साइंस के 2 सब्जेक्ट में एमएससी होती है। डेयरी टेक्नोलॉजी के 2 सब्जेक्ट में एमएससी होती है। और फूड साइंस टेक्नोलॉजी जो है कई जगह एमएससी की डिग्री मिलती है और कई जगह एमटेक की डिग्री मिलती है, तो आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम यानी मैनेजमेंट में जाते हो तो 2 सब्जेक्ट में आप एबीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएससी के लिए आपके पास 20 डिपार्टमेंट है और 20 डिपार्टमेंट में 100 से भी ज्यादा सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें जाइए। कई बार स्टूडेंट ये भी करता है कौन से सब्जेक्ट में जाए, स्कोप किस में ज्यादा है। अरे भाई स्कोप कहते किसे आप, है ना, स्कोप कहते किसे हो, संभावना है, भविष्य क्या है। तो जाहिर सी बात है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देके जा रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट हैं और लिमिटेड स्टूडेंट है। जिसमें ज्यादा बंदों की जरूरत है उसमें सीटें ज्यादा है, जिसमें कम बंदों की जरूरत है उसमें कम सीटें हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर है वो सुरक्षित है ना। सीटें उसी अनुपात में बनाई जाती है हमेशा, सारे सब्जेक्ट में ही फ्यूचर ब्राइट है। बस आपको पढ़ना है, आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। हमेशा दोस्तों के बीच रहिए, खेलिए कूदिए, ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन पढ़ाई साथ साथ में जरूरी है। किताबी कीड़े बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑल ओवर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। एजुकेशन का मतलब ही ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। अब एमएससी बेस अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो तो कौन कौन सी जॉब है। अरे भाई जब आपने बीएससी किया तो बीएससी के बाद इतनी जॉब का पिटारा खुला था, तो एमएससी के बाद तो जस्ट डबल एक्सपोजर हो जाता है। उन्हीं डिपार्टमेंट में जो सीनियर की पोस्ट आएगी वो एमएससी वालों के लिए होगी। जो पीछे डिपार्टमेंट बात कर रहे थे उन सब डिपार्टमेंट में जो उनसे सीनियर है वो कौन से होंगे, एमएससी वाले होंगे। अब देखिए कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोट होने में 5 साल लगते हैं कम से कम, आजकल तो 7 साल का समय लग गया। और आप एमएससी करके सीधा 2 साल बाद ही आप उसके सीनियर बन जाओगे। बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है एजुकेशन कभी कुछ नहीं खोता है, एजुकेशन कभी कुछ नहीं खोता है। अब स्टेट लेवल पे जैसे पीसीएस में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट 1 लिखी है मैंने, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट थे उन सब के अंदर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है। तो सोचो आप 20 डिपार्टमेंट थे, सीधी 20 पोस्टें हो गई या नहीं हो गई है। यहाँ लिखी तो 1 है। उसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ठीक है, हर स्टेट में आती है। एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हर सब्जेक्ट में आती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आती है पोस्ट। सीड ऑफिसर है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के अंदर ये पोस्ट आती है। ये स्टेट लेवल की कुछ पॉपुलर वैकेंसीज है। स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अंदर
ये तो कुछ एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। इधर वाली देखो, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट है, वेयर हाउस मैनेजमेंट की पोस्ट है। तो ये वेयर हाउस के अंदर भी पोस्ट आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज अगर अपने देखें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सेम डिपार्टमेंट में सीनियर की सारी पोस्टें एमएससी लेवल की है, वैसे ही इसमें है ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, सबसे अच्छी जॉब में से एक जॉब है, सबसे टॉप जॉब में से एक जॉब है, सबसे आरामदायक जॉब है ना। सिर्फ आपका नॉलेज काम करता है यहाँ पे, है ना। लेकिन ध्यान रहिए, एमएससी बहुत जल्दी पीएचडी में बदलने वाली है। यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी एमएससी है, वो बहुत जल्दी पीएचडी में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट पीएचडी वाले सिलेक्ट होते हैं, एमएससी वाले कम ही होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो नेट का एग्जाम आप एमएससी लेवल पे दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट आती है मोस्ट ऑफ तो आजकल पीएचडी वाले ही लगते हैं, बट है एलिजिबिलिटी नेट को भी है। एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की है। उसके अलावा असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की है, डेवलपमेंट मैनेजर की है। बाकी पीछे जितने भी डिपार्टमेंट की बात की थी उन सब में सीनियर की पोस्ट एमएससी बेस आने वाली थी। करनी चाहिए एमएससी, नहीं छोड़ना चाहिए। एमएससी में आपका खर्चा कहाँ लग रहा है, आपको तो स्कॉलर मिल रही है। एजुकेशन बहुत कुछ सिखा के जाता है। आप सोचो, आप 10 साल के थे तब कितने समझदार थे, 12 साल के थे तब कितने समझदार थे, 10वीं क्लास में थे तब कितने समझदार हुए, 12वीं के बाद कितने हुए, और बीएससी में बहुत कुछ सीखा। बीएससी में बहुत कुछ, बीएससी में नहीं जाते और सिर्फ आप घर पे ही रहते, आसपास कॉलेज में जाते, क्या उतना आप सीख पाते, नहीं सीख पाते कभी। तो बीएससी से जब एमएससी में किसी दूसरे स्टेट में दूसरे कल्चर में जाओगे तो बताओ कितना सीखोगे आप। एजुकेशन बहुत कुछ सिखा के जाता है और फ्री में सिखा के जाता है। जॉब करोगे तो काम करना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप स्कॉलर लेते हो, मैं जेआरएफ से था, स्कॉलरशिप मिलती थी मुझको, तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी तो घर से तो पैसा लेना की जरूरत ही नहीं थी, पैसे गवर्नमेंट देती थी। मुझे तो क्या है, फ्री में सीखना था, फ्री में मुझे लेने थे। तो भाई फ्री में ही सीखना है, और क्या चाहिए आपको। जॉब में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एजुकेशन जरूर लीजिए। ये थी कुछ जॉब थी जो आपकी एमएससी बेस्ड थी। अगर आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मैं तो फिर कहूँगा मेरी रिकमेंडेशन तो है कंटिन्यू रखिए आप। एमएससी के बाद आप सोचते हो कि आप बूढ़े हो जाओगे, अरे भाई उतने ही ज़्यादा पैसे कमाओगे, है ना। आप 12वीं लेवल पे 25,000 की जॉब लगोगे, बीएससी लेवल पे 40-50 हज़ार की जॉब लग जाओगे, 60 हज़ार की लग जाओगे, और एमएससी बेस लगोगे तो 80-90 हज़ार की लगोगे, पीएचडी बेस लगोगे तो लाखों में कमाओगे। जाहिर सी बात है, उतना मल्टीप्लेक्शन भी तो होने वाला है, फायदा भी तो मिलने वाला है। एमएससी में से पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आईसीआर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आईसीआर जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें पीएचडी 3 साल की होती है। देखो बीएससी 4 साल की होती है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, उसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। एमएससी 2 साल की होती है, 4 सेमेस्टर की होती है। जो लेजी रहते हैं, समय पे रिसर्च पूरा नहीं करते, उनकी 2 की 3 साल भी हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट की हो जाती है, बट 2 साल में आप पूरा कर सकते हैं अगर आप सिंसियर हैं तो। सिंसियर लोग एमएससी करते हैं ज़्यादातर। और अगर एमएससी से आप पीएचडी में जा रहे हैं, एमएससी से आप पीएचडी में जा रहे हैं तो पीएचडी 3 साल की है। 3 साल यानी 6 सेमेस्टर है। पहले और दूसरे साल आपको 31,000 स्कॉलरशिप मिलती है, और तीसरे साल आपको 35,000 स्कॉलरशिप मिलती है। अरे भाई कितना पैसा मिल रहा है आपको, इतना खर्चा कहाँ होता है, होता ही नहीं है। 10,000 खर्च दोगे, जरूरतें बढ़ गई, शादी हो गई 20 खर्च देना, 25 खर्च देना, है ना। शादी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि शादी के बाद पढ़ा नहीं जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अरे तो बीवी कौन सी किताबें पढ़ती है आपकी, है ना। पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। तो सरकार भी देखती है भी बच्चे के खर्चे बढ़ गए हैं, इनको अच्छी स्कॉलर दो, क्या पता ये 1 की बजाय 2 हो गए। पीएचडी में पिछले साल 905 सीटें थी कुल, पीएचडी में कुल 905 सीटें थी। तो 905 सीटों से 905 सीटों पे आईसीआर ने एडमिशन दिया था। और अब देख लो इनको अच्छी खासी स्कॉलर मिलती है। पैसा लग कहाँ रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, साथ में तो पढ़ रहे हो, सरकार का खर्चा भी करवा रहे हो, पढ़ भी तुम रहे हो और खर्चा भी करवा रहे हो। उसके अलावा स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बट स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इसलिए आईसीआर को प्रेफर कीजिए। उसके अलावा अब्रॉड भी आपके पास ऑप्शन है, अच्छी स्कॉलर मिलती है आपको, लाख रुपए से ऊपर की स्कॉलर मिलेगी, लाख 1.25 लाख, सारे अलाउंसेस पूरे हो जाएंगे आपके। ट्रेवलर्स अलाउंसेस है, या आपका लिविंग जो एक्सपेंस है वो लग रहा है, या फिर ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस लग रही है, सारा खर्चा इसमें, फिर भी आप 40-50 हज़ार रुपये घर वालों को आराम से भेजते रहेंगे, अच्छा पैसा मिलता है।
कोई खर्चा नहीं लगने वाला, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। बट पीएचडी में जब आप एडमिशन के बारे में सोचते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल बना के भेजना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी जोर आता है। इसलिए अगर आप अब्रॉड ओवरसीज एजुकेशन को देख रहे हैं तो एमएससी में ही जाना आपके लिए सबसे बढ़िया स्टेप होता है, उसमें आपको जाना चाहिए। बट ये नहीं है कि पीएचडी में जा नहीं सकते, जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। एमएससी अगर अच्छे से किया है, आपको पता है रिसर्च की सिनॉप्सिस कैसे बनती है, तो पता है प्रपोजल कैसे बनता है, तो बढ़िया प्रपोजल बनाओगे, एक्सेप्ट होगा तो आपका एडमिशन होगा। सिंपल प्रोसेस है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, पूरी गाइडलाइन मिलेगी। जहाँ अप्लाई नाउ लिखा होता है वहाँ पे स्पॉट भी लिखा होता है, सारी डिटेल वहाँ पे होती है, किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर और ज़्यादा आप प्रोसेस चाहते हैं तो कोविड-19 के बाद मिल सकते हैं, फ़ोन नहीं करेंगे, है ना, मिल सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं। तो आप पीएचडी में जा सकते हैं। पीएचडी कितने साल की है? 3 साल का है। बीएससी कितने साल की? 4 साल की। एमएससी 2 साल की। पीएचडी कितने साल की? 3 साल की। 4 2 6 और 3 9 साल लगे। 9 साल का एजुकेशन है जो आपको डॉक्टर बना देता है और अच्छे ज्ञान वाले लोग भी बना देता है, बहुत रिस्पेक्टेड बना देता है आपको, और अच्छे कमाने योग्य बना देता है। और एजुकेशन में घर वालों के पैसे भी खर्च नहीं करवाते हैं और दुनिया भी आप देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे कल्चर का भी आपको नॉलेज हो जाता है। 4 लोगों के बीच में बोलते हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आपको नॉलेज होगा। इसलिए एजुकेशन पूरा कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये तो थी एजुकेशन की बात। अब बात आती है, देखो हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और 9 साल 12वीं के बाद बहुत लंबे चौड़े होते हैं। अरे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, यहाँ पे हमारी कोचिंग है, आपको पता ही है, बीएससी के बाद तैयारी करते हैं। 2017 में पोस्ट आई, उसमें भी तैयारी करने आए। 2020 में आए तो भी तैयारी करने आए, फिर 2025 में आएगी तो भी तैयारी करने आए। कितने साल? 8-9 साल तो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अरे भाई, बीएससी के बाद दे रहे हैं 5-7 साल, 8 साल। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 35-35 साल की उम्र में भी कोचिंग करते हैं। तो अब बताओ कि 9 साल क्या दिक्कत है? और फिर आपको कोचिंगों की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपके पास तो खुद के पास ज्ञान बहुत होगा, किताबें पढ़िए, हमेशा बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन डिग्री के साथ साथ पढ़िए, नहीं तो फिर कोचिंग वालों का आपके लिए वेलकम है, हम तो तैयार बैठे हैं, आइए ना। लेकिन आप देखो, मेरा मानना यही है कि बीएससी ग्रेजुएशन के दौरान जितना पढ़ना है उतना पढ़ना चाहिए, एमएससी में जितनी रिकमेंडेशन होती है उतना पढ़ना चाहिए, पीएचडी में जितनी रिकमेंडेशन होती है उतना पढ़ना चाहिए। किसी भी स्टेज पे आपको कोचिंग करने की नीड होती नहीं। हाँ, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें आपको करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है बीएससी में, उनको करनी पड़ेगी। वो ये मत सोचना भी सर ने बोल दिया नहीं करेंगे, उनको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज पहले गेन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा ना, चाहे वो किताबों से गेन करें, चाहे वो कोचिंग से गेन करें, चाहे बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स आजकल आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान सही जगह से लेना है, ये ध्यान रखना, मिसगाइड ना हो जाए, कोई अपने बिजनेस को न पकाए, ये भी ध्यान रखना है ना। तो सही डायरेक्शन में जाके ही आपको अपनी तैयारी करनी है। बात आती है पीएचडी के बाद जॉब की। एग्रीकल्चर सेक्टर की कौन सी ऐसी जॉब है जो पीएचडी के बाद आपको नहीं मिलेगी? सारी की सारी सबके लिए एलिजिबल है, पैसा ही पैसा है पीएचडी के बाद। किसने बोला पैसा नहीं है? बहुत सारी जॉब है, पीएचडी वाला खाली कौन घूमता है? हाँ, किसी ने पैसे दे के पीएचडी किया तो अलग बात है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी से किया तो वो तो खाली नहीं घूमने वाला, फिर तो मजे ही मजे, नोट ही गिनोगे आप। अब बात आती है, ये तो थी एजुकेशन और जॉब की बात। मोटा मोटा मैंने आइडिया बता दिया कितना लंबा चौड़ा एजुकेशन है, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आप डिग्री करने वाले हैं। एक मोटा व्यू, एक एक पॉइंट पे डिटेल से बात करने के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जब टाइम मिलेगा तब बना देंगे ना। थोड़ा आलसी प्रकृति का हूँ मैं, रेगुलर वीडियो नहीं लेके आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ आपके सामने आएगी वो अच्छी आएगी, परफेक्ट आएगी, कुछ ना कुछ आपको फायदा देने वाली आएगी। अब बात आती है कि आप एग्रीकल्चर में बिजनेस करना चाहते हैं। देखो, मेरी राय तो ये है कि अगर आप छोटी उम्र में हैं तो एग्रीकल्चर में एजुकेशन लो और उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस करो। लेकिन आप थोड़ी ज़्यादा एज के लोग हैं, आपने पहले एजुकेशन एग्रीकल्चर से नहीं लिया, तो भी आप एग्रीकल्चर बिजनेस में जा सकते हैं। देखो, एक होता है फार्म बिजनेस, ऑन फार्म बिजनेस होता है, एक होता है आउट फार्म बिजनेस। खेत पे क्या बिजनेस कर सकते हो? अभी आपने सुना होगा सरकार पिछले कुछ समय से लगातार रट लगा रही है कि जो फार्मर की इनकम है उसको डबल करना है 2022 तक। 2021 चल रहा है, 2022 आने वाला है, फार्मर की इनकम डबल नहीं होने वाली।
अब ऐसा मत सोचिए कि ये गवर्नमेंट की वीकनेस है, कहीं ना कहीं हमारी भी वीकनेस होती है। भी मैं अगर फार्मर हूँ या फिर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की वीकनेस के साथ साथ हमारी भी वीकनेस होती है। अगर आप अपनी इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू फसल उत्पादन, तो आपको उन फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा जो ज़्यादा पैसा देती है, और ज़्यादा पैसा आपको पता है बागवानी फसलें देती है ना। तो आप अनाज वाली दलहनी तिलहनी फसलों को छोड़कर बाग लगाइए, और बाग के बीच बीच में आप फिर सीजनल क्रॉप लगाइए, तो आपकी इनकम अपने आप ही बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए ऑर्चार्ड की तरफ, बाग की तरफ। उसके अलावा सब्जियों की खेती से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, मसालों की खेती से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, फूलों की खेती से और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये फसलें चुनेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे आप। जो आप ट्रेडिशनल क्रॉप लगा रहे हैं, पारंपरिक फसलें लगा रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसा नहीं आने वाला है। मेडिसिनल औषधीय फसलें लगाओगे, एरोमेटिक क्रॉप सुगंधित फसलें लगाओगे, तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। और उससे भी ज़्यादा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगाइए। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में थोड़ी अगेती फसल लगाओ, थोड़ी पछेती फसल लगाओ। जो सीजन नहीं है उस सीजन में, मतलब ऑफ सीजन के अंदर फसल को लगाओ, तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा गोभी जब मार्केट में अगेती आती है, सुंदर नहीं होती है, खाने में इतनी स्वाद भी नहीं होती है, रेट 80 रुपए किलो बिकती है। और जो सीजन में आती है बढ़िया दूधिया रंग की, बड़ी स्वाद होती है, बड़ी सुंदर होती है, न्यूट्रिटिव भी बहुत होती है, वो बिकती है 20 रुपए किलो आपके। समझ गए ना आप। तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर आप बेमौसमी फसलें लगा सकते हो। बेमौसमी फसलें लगाओगे तो आपको आमदनी क्या होगी, ज्यादा। थोड़ी सी अगेती फसल को कर दीजिए, आपको लाभ ज्यादा होगा। फील्ड पे आप सीधा हर फसल को अगेती या बेमौसमी कर नहीं सकते, क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, और उसके अनुकूल वातावरण नहीं है तो फिर आपको फसल चलने वाली नहीं है, आपको उत्पादन नहीं मिलने वाला है, सीधी सी बात है। इसलिए आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर क्या है, फसलें लगाकर उनको अगेता पछेता लगाओ या बेमौसमी लगाइए, फिर देखिए आप कितना मुनाफा कमाओगे, बहुत अच्छा मुनाफा कमाओगे। मैंने एग्जांपल बताया ना, मटर 100 रुपए किलो भी खाई होगी आपने, 15 रुपए भी किलो खाई होगी। 100 अगेती खाई है जिनमें न तो स्वाद है न कोई बात है, लेकिन फिर भी आपने 100 रुपए खाई, क्योंकि उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप एग्रीकल्चर फार्म पे बिजनेस करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी। अभी देखो आपको एक मैं बताता हूँ, ये पॉली हाउस देखो, एक फार्मर का डेवलप किया हुआ है, मल्टीलेयर फार्मिंग कर रखी है, देखो कितना पैसा कमाता होगा ये भाई, और कमाता है वास्तव में, लाखों में खेलता है ये, जॉब इसके आगे कुछ नहीं है। देखिए सही बात तो ये है कि जॉब आपको सुरक्षा तो देती है, सिक्योरिटी तो देती है, लेकिन आपके दिमाग को ज़्यादा विकसित नहीं होने देती, क्योंकि वो टाइम बाउंड है, ऑर्डर बाउंड है। आपको जो ऑर्डर मिला है वो काम करना पड़ेगा, आपको टाइम बाउंड है उस टाइम, मतलब आप अपना ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते हैं उसमें। अच्छे लेवल की पोस्ट है, साइंटिस्ट वगैरह की, प्रोफेसर की, वहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे बैंकिंग की जॉब है तो जितना काम है उतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में खुल के काम करना है, अपना नाम कमाना है और एक कमांड से नहीं चलना है, तो आप बिजनेस में जाइए। लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत है भाई, है ना, रिस्क है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और रिस्क है तो आपका क्या लुट जाएगा, आप तो जिंदा है, और जिंदा है तो बिजनेस बहुत दे रहेंगे। इसलिए हमेशा स्टार्टअप में जाइए, बहुत पैसा कमाएंगे स्टार्टअप में, और एग्रीकल्चर स्टार्टअप सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित है। तो आप पॉली हाउस में लाखों रुपए कमा सकते हैं। जहां लोग एकड़ से 20,000 रुपए सीजन के कमाते हैं, वहां आप एकड़ से 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। ये आपके नॉलेज का और आपके इनोवेशन का खेल है। अब ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ये फार्मर भी ऐसा काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट तो सबसे कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो उनको लगता है वो खेती के लिए नहीं बने हैं, वो तो सिर्फ जॉब के लिए बने। हम पढ़े क्यों भाई? नौकरी करने के लिए पढ़े थे, खेती करने के लिए थोड़ी पढ़े थे। उनके दिमाग तो ऐसा चलने लग जाता है। ये हमारे इन्वायरमेंट का खेल है। हमारे इन्वायरमेंट में जॉब जॉब जॉब, सरकारी नौकरी, ये इतना भर चुका है कि अगर हम कोई इनोवेशन करना चाहें या कोई स्टार्टअप करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं, और हम करने के लिए तैयार हो गए तो हमारे पर सोशल प्रेशर बहुत आ जाता है, परिवार का प्रेशर बहुत आता है, कर नहीं पाते हैं। लेकिन जिसको करना है उसको इन सब का अपोजिट जाना पड़ेगा। देखो, घर वालों की इज्जत करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनका पोषण करना है,
न कि वो जिस लाइन पे चलाए उसी लाइन पे चलना है। फिर आपने एजुकेशन क्यों लिया, आपके अंदर ये दिमाग क्यों विकसित हुआ, आपको भी तो अपनी मर्जी से कुछ करना होता है ना। जब आप सोसाइटी के अपोजिट जगाओगे तो आलोचनाएं झेलनी पड़ेगी, तैयार रहना उसके लिए। जब आप कहीं भी फेल होते हुए दिखेंगे तो वो सब लोग जो आपको राय दे रहे थे वो सब ऊपर चढ़ेंगे आके, और जब आप कामयाब होते दिखेंगे, इसने बड़ा शानदार काम किया, मैं भी बता कैसे करते हैं, तो इतना तो आपको झेलना पड़ेगा। बिजनेस सबसे बड़ी चीज है ना, और वो भी खेती का बिजनेस। अरे भाई खेती तो सबसे उत्तम है, और उसमें आप बिजनेस कर रहे हो तो आप तो मतलब विंटेज डबल मुनाफा लेके जा रहे हैं। खेती में बिजनेस बहुत शानदार चीज है। मेरा मानना ये है कि देखो, सारे बिजनेस करने लगे तो जॉब कौन करेगा, और सारे जॉब करने लगे तो बिजनेस कौन करेगा। लेकिन जिसका मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसको बिजनेस करना चाहिए, खुल के करना चाहिए, उसके पास फिर किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली है। जॉब है वो एक हर तरफ से बाउंड है, सैलरी बाउंड है, ठीक है, टाइम बाउंड है, ऑर्डर बाउंड है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, खुल के खेलोगे। ये फार्मर लोग कर रहे हैं देखो, और लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हम ग्रेजुएट इनको पढ़ा रहे हैं, दिखा रहा हूं ना मैं, है ना। मैं यहाँ एमएससी पीएचडी करने के बाद फार्मर का पोलियो हाउस दिखा रहा हूँ आपको, है ना। इन्होंने भाई रिस्क लिया, इन्होंने काम किया इस पे। आप इसे भी बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा एग्रीकल्चर का ज्ञान है अलग से, थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे अपने आप आ जाएगा, और ज्यादा बेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप तैयार नहीं है काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हाइड्रोपोनिक आजकल बहुत पॉपुलर है, इसमें जा सकते हो। मैं बता रहा हूं कौन कौन से बिजनेस में आप जा सकते हो, एक मोटा मोटा व्यू देख रहा हूं। हाइड्रोपोनिक में बहुत अच्छा है, मल्टीलेयर फार्मिंग होती है, बहुत शानदार है। और आजकल तो फार्म पे एक सेगमेंट रखना ही नहीं चाहिए, फार्म पे तो मल्टी सेगमेंट रखने चाहिए। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग साथ में स्टार्ट कर ली, या ठीक है कोई पोल्ट्री नहीं करना चाहता है तो साथ में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कर लिया, पशुपालन कर लिया। उसके अलावा जैसे गेंगा है इसका उत्पादन कर लिया, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन कर लिया जिसमें आप शहद उत्पादन करते हैं। आपके फार्म पे जो पानी के लिए टैंक बना हुआ है उसमें फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, मछली उत्पादन कर सकते हैं। हमेशा फार्म पे मल्टी सेगमेंट होने चाहिए, सिंगल सेगमेंट कभी नहीं रखना चाहिए। मान लो आपने फसल लगा रखी है, ओले गिर गए, फसल चौपट हो गई, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने गायें रख रखी है, भैंसें रख रखी है, दूध डेली का बेच रहे हो, डेली इनकम आ रही है, तो रिस्क खत्म होता है, इससे इनकम बढ़ती है। आप फ्री नहीं बैठते हो, गेहूं लगा लिया उसके बाद काटने तक कोई विशेष काम ही नहीं है। लेकिन आपके घर में पशु रखे हुए हैं, आपके खेत पे पशु रखे हुए हैं, तो आप पूरे साल काम करते रहोगे, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, आप ज्यादा अर्न करोगे। देखो, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आपका जो सोशल जो लाइफ है या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इंप्रूव तो होनी है, जाहिर सी बात है। आपका स्टेटस बढ़ना है भी। पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आपके ज्ञान के साथ साथ अगर आपके पास पैसा है तो आपको सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा है, फिर आपकी इज्जत करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। तो एक सेगमेंट तो रखिए ही मत, मल्टी सेगमेंट रखिए। जितने ज्यादा सेगमेंट आप संभाल सकते हो उतने सेगमेंट रखिए, हर सेगमेंट से आपको पैसा आएगा। उसके अलावा आप जैविक खाद उत्पादन का बिजनेस कर सकते हो, कंपोस्ट खाद बना सकते हो। आजकल केंचुए की खाद से बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। अरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से एजुकेटेड नहीं है, मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जिसमें एक गर्ल्स थी जो एग्रीकल्चर से एजुकेटेड नहीं है, और उसने अपने खेत में केंचुए की खाद बनाने का बिजनेस स्टार्ट करा और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जैविक खाद से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके अलावा आप मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने कोई सी भी मशरूम खाई होगी, जैसे व्हाइट बटन मशरूम है, पोर्टोबेलो मशरूम है, डिंगरी मशरूम है, या पेडिस्ट्रो मशरूम है। तो मशरूम उत्पादन बहुत डिमांड है, प्रोटीन का बढ़िया सोर्स होता है, 33% के आसपास प्रोटीन का सोर्स होता है। तो बहुत सारी डिमांड रहती है, होटलों वगैरह में अच्छी खासी डिमांड है। उसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है और राइटिंग में आप बहुत ही माहिर हैं, तो आप तो घर बैठे बैठे बस दिन में 3-4 घंटे लैपटॉप उठाइए और कृषि में ब्लॉगिंग करिए, अच्छे पैसे कमाओगे। और लोग बोलेंगे भाई हमारी साइट पे ब्लॉगिंग कर, हमारी साइट पे ब्लॉगिंग कर, है ना, अच्छे पैसे देंगे। ब्लॉगिंग का बिजनेस कर सकते हैं आप। उसके अलावा नर्सरी का बिजनेस बड़ा शानदार बिजनेस है। इसमें आपका जितना अच्छा माइंड चलेगा उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में मान लो कोई ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं होता, आप दूसरी जगह से ऑर्नामेंटल प्लांट लेके जाओगे, लोग देखेंगे यार इसकी नर्सरी पे है, ये कितने का है जी, 200 रुपए का है जी। वहां पे तो 20 रुपए का मिल रहा है जहां पे होता है, लेकिन आपने 200 और कहीं मिल नहीं रहा, आपसे लेंगे लोग, जाहिर सी बात है। तो नर्सरी का बिजनेस बहुत ही रेम्यूनरेटिव बिजनेस है, अच्छा पैसा कमा सकते हो। नर्सरी का बिजनेस कर सकते हो आप। प्रोसेसिंग कमाल का बिजनेस है। कैसे कमाल का बिजनेस है? 1 किलो आंवला खरीदो,
कितने का? 15 रुपए का खरीद लिया होगा। 1 किलो चीनी की चाशनी मिला उसमें, 40 रुपए की चाशनी मिला दी, कितना हो गया? 15 और 40 55 हो गए। 20 रुपए का जार लगा दो उस पर, 75 रुपए हो गए। पता है 2 किलो आम मुरब्बा तैयार कर दिया आपने। और दिन कितने लगे? 2 दिन लगातार काम नहीं करना पड़ा, दिन 2 लगे तैयार होने में। और वो मुरब्बा 150 रुपए किलो का बिकेगा। 2 किलो जो मुरब्बा है 150। आप फार्मर पूरे साल प्रोडक्शन करने के बाद 1 किलो आंवला से 15 रुपए लेते हैं। आपने उसको सिर्फ प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद आपने उसको सेल आउट किया है, आपने सेल आउट किया है और सेल आउट करने से आपको 150 रुपए मिले, 75 रुपए का लाभ। देखो प्रोसेसिंग क्या कमाल की चीज है। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है उस पे वो सेब के एक वो जाली सी चढ़ा के रखते हैं ना, थर्माकोल की पैकिंग, एक स्टिकर लगा के रखते हैं, एक सीधे रखते हैं। एक ही सेब है, एक ही जगह से आए हुए हैं, जिस पे थर्माकोल चढ़ा दिया जी 200 रुपए किलो है। बहुत सुंदर दिख रहा है वो, आप भी मानोगे कि जी ये 200 रुपए वाला ही लग रहा है। स्टिकर वाला आपको लगेगा ग्रेड होके आया, बड़ा बढ़िया सेब होगा, वो 150 रुपए बेच देगा। सिंपल है, वो 70-80 रुपए जा रहा है। जाना तो सारा ही 70-80 था। पैकिंग में उसने क्या यूज किया है? 10-20 पैसे का मामला यूज किया और कीमत कितनी बढ़ा दी? 100 रुपए तक कीमत बढ़ा दी। अरे जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, तुड़ाई के बाद का जो प्रबंधन है, अगर आपके पास उसको करने की कला है और प्रोसेसिंग करने की कला है तो फिर तो पैसों में खेलोगे आप, फिर तो आप पैसों में ही खेलने वाले हो। ठीक है, तो प्रोसेसिंग तो बहुत कमाल का बिजनेस है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होना जरूरी है। प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो डिमांड होती है। कई बाजार में दुकानें देखी हो ना, कचौरी वाले की ठेला होता है और उसके पास भीड़ लगी होती है, लाइन लगी होती है ना, तो वो लाखों रुपए कमाता है सिर्फ कचौरी बेच के। वैसे ही आप इतना शानदार जूस बना रहे हो तो आपके भी यहाँ लाइन लगेगी, आपके भी यहाँ। प्रोसेसिंग तो कमाल का है। बहुत सारे बेवरेज है, पेय पदार्थ है ना, जैसे आपने सुना होगा आरटीएस है, नेक्टर है, स्क्वेस है, कोर्डियल है, फलों की शरबत है, अचार है, मुरब्बा है, कैंडी है, मार्मलेड है, जैम है, जेली है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट है वो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो प्रोसेसिंग तो सबसे बड़ा बिजनेस है और आजकल यंग इसी की तरफ जाना चाहते हैं। और वो एक नाम भूल गया मैं, वेब सीरीज आई थी मेहता वाली, ठीक है, तो उसके बाद तो बहुत सारे युवा बिजनेस की तरफ ही जाना चाहते हैं। फ्रॉड नहीं करना है। देखो एथिकल बिजनेस करोगे तो लंबा चलोगे ना, फिर जेल में नहीं जाना पड़ेगा। अर्षद मेहता जेल में भी गया था, ध्यान रखिए। ठीक है, प्रोसेसिंग में आजकल जो सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया बिजनेस चल रहा है ड्राइंग। ड्राइंग बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे पास सबसे ज्यादा क्लाइंट ड्राइंग के आते हैं, प्रोसेसिंग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, मतलब ड्राइंग में हर कोई घुसना चाह रहा है और प्रोडक्ट सेल भी कर रहा है, प्रोडक्ट सेल आउट भी कर रहा है, अच्छे खासा डिमांड भी है। तो ड्राइंग एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, जा सकते हैं आप, अच्छा खासा डिमांड रहता है ड्राइंग का। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो पहिया तो घूमेगा ही घूमेगा, जो पहिया है वो घूमेगा ही घूमेगा। हम पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, फिर केमिकल फार्मिंग पे आए, उसका नुकसान कैंसर है ना, हमारे शरीर में रसायनों के अवशेष बहुत ज़्यादा, बहुत सारी शरीर में विकृतियाँ और कोरोना जैसी महामारियाँ आती है, उसके लिए हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होना, ये सब रासायनिक खेती का परिणाम है। हमारे पारिस्थितिकी संतुलन का गड़बड़ा जाना, ये भी रासायनिक खेती का परिणाम है। लोगों को समझ में आने लग गया कार्बनिक खेती कितनी जरूरी है। लोग ढूंढते हैं कार्बनिक उत्पाद को और लोग फ्रॉड भी बहुत करते हैं, केमिकल उत्पाद को कार्बनिक उत्पाद के नाम पे जस्ट डबल पैसे में बेच जाते हैं। वो तो गलत है, एथिक नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है अगर हमें परिस्थिति को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है, खुद को बचाना है और हमें हेल्थी रहना है, तो हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी चाहिए। एक एडवाइस मेरी सब लोगों के लिए है, अगर आप बाजार में रहते हैं तो आप अपनी छत पे सब्जियां उगा के खाइए, बाजार से मत लीजिए। और अगर आप गांव में हैं तो अपने घर पे अपनी सब्जियां उगाइए, बहुत फायदा है। जो केमिकल की वेजिटेबल्स आती है वो हमारी हेल्थ के लिए, सबसे ज़्यादा केमिकल आ ही वेजिटेबल्स में रहा है, सबसे ज़्यादा केमिकल वेजिटेबल्स में आ रहा है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत हैजार्डस है। अब देखना कोरोना काल के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूम मिलेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बहुत खतरनाक बूम को डर लगता है मरने से, मुझे तो लगता है आपको भी लगता होगा। तो मरना कौन चाहता है? अब जीना है तो हेल्थी खाना होगा और हेल्थी खाना है तो ऑर्गेनिक की तरफ जाना होगा।
ऑर्गेनिक को बूम मिलने वाला है। ये बिजनेस बहुत शानदार है, इस पे फोकस कीजिए, ये बिजनेस बहुत शानदार है। हमने अभी अभी एक कंपनी स्टैब्लिश की है, उसमें हमने सारे के सारे प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक रखे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक रखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक पे बूम आने वाला है। उसके अलावा आप वेयर हाउस का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत पैसा, एक बार आपका पैसा लगेगा, बैंक से लोन लीजिए, आपका क्या लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, लोन लीजिए, उसके बाद लोग सिर्फ यहाँ अपने सामान रखने के आपको किराया देंगे और अच्छा किराया देंगे, अच्छा पैसा कमाओगे। सही मैं बताऊं, अगर आप मार्केट को पहचान गए और एक वेयर हाउस आपने कामयाब कर लिया तो हर 2 साल में एक नया वेयर हाउस बना लोगे आप। इसी वेयर हाउस से हर 2 साल में एक नया वेयर हाउस बना लोगे। ये बिजनेस की ट्रिक है, एग्रीकल्चर बिजनेस की ट्रिक है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस के बारे में सलाह करते हैं, बहुत सारे कामयाब भी हुए हैं, बहुत सारे सोच के भी रह गए, बहुत सारे सोचते ज़्यादा है, बात भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, फिर लास्ट में वापस उसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं पे। हिम्मत भी चाहिए ना काम करने के लिए। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, देखो काम कर लो, ज़्यादा मत सोचो, प्लान होना चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरी उम्र ही प्लानिंग में निकल जाए और जो लंबी प्लानिंग करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में बहुत कमाई करते हैं लोग भाई। जहाँ जीरा प्रोड्यूस होता है वहाँ 100 रुपये किलो मिलता है, 125 रुपये किलो मिलता है। पंसारी की दुकान पे या जो परचून की दुकान बोलते हैं उससे जाके आज खरीद लो, भाव पता लग जाएंगे, 200 से पहले नहीं मिलने वाला। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इधर से सामान इधर कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग में बहुत कमाई है एग्रीकल्चर कमोडिटी में। सीड प्रोडक्शन का बहुत अच्छा बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि भारत में 80% तक सीड प्रोडक्शन का बिजनेस फ्रॉड है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो बहुत बड़ा स्कोप है। फ्रॉड है, सीड प्रोडक्शन का बिजनेस है वो, तभी तो एग्रीकल्चर इतना ऊपर नहीं उठ पा रहा। सीड ही अच्छा नहीं डालोगे तो प्रोडक्शन कहाँ से अच्छा मिलेगा आपको। सीड प्रोडक्शन का भी बिजनेस है। एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, थोड़ी डेयरिंग चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा ज्ञान चाहिए, है ना, थोड़े बोलने की क्षमता चाहिए। बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत कमाई है। हमारी कंपनी में ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत कमाई है, अच्छी कमाई है, सोच ही नहीं सकते कितनी करनी है आप। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करके लोग लाखों में खेल रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल कमोडिटी में आता है, जैसे ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है, जैसे काचरी है, सांगरी है, केर है। पहले क्या था, कुछ साल पहले, ज़्यादा साल नहीं, 2, 4, 5 सालों की बात कर रहा हूँ, मिठाइयाँ, जैसे शादियों में मिठाइयाँ ज़्यादा आना, ये फास्ट फूड है ये ज़्यादा आना, ये मतलब इनका प्रभाव था। और अब क्या है, वापस जिनके शादी ब्याह में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट रखे थे लोग उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मानते हैं और क्रेज चल रहा है इसका। मैंने कहा था ना, पहिया तो घूमना है ना भैया, पहिया तो घूमना ही घूमना है, हर चीज़ रिपीट होती है। पहले जब मैं बीएससी में था तब एक फैशन आया था शॉर्ट शर्ट पहनने का, ऊंची ऊंची, है ना, बेल्ट दिखता था उसमें, और उसमें वो अंडरवेयर भी पहनते थे, वो पट्टी वाली पहनते थे, वो दिखती रहती थी लोगों की। हम भी पहनते थे शॉर्ट शर्ट, मतलब थोड़ी हाइट उसकी कम होती थी। पहले जब पुरानी फोटो में देखते तो वो लंबी लंबी शर्टें थी, है ना, तो लंबी शर्टें पहनी होती थी पुराने हीरो की। उसके कुछ 1-1.5 साल बाद लंबी शर्ट का वापस फैशन आ गया, लोग लंबी लंबी शर्ट वापस पहनने लगे। तो वो तो फैशन की बात है, वहाँ भी पहिया घूम रहा है, ये तो भाई नेचुरल साइकिल है, यहाँ तो घूमना ही घूमना है। इनका ब्राइट स्कोप आ गए, ये प्रोडक्शन है, मान के चलिए आप कोई सा भी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उठा लीजिए और उसको एक्सप्लोर कर दीजिए, अच्छा कमा जाओगे और आने वाली कई पीढ़ियों का आप कमा जाओगे। डेयरिंग तो चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जोर तो लगाना पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। राबड़ी बाजार वाले नहीं पीते थे, शहरों वाले लोग जो शहरों में पैदा हुए, शहरों में ही रहते थे। आजकल हमारे यहाँ राजस्थान में हर सिटी में राबड़ी बिकती है और खूब बिकती है। 20 रुपये का गिलास बिकता है, 20 रुपये का गिलास बिकता है, ठीक है। तो अच्छा बिजनेस है, ये कर सकते हो आप। उसके बाद लास्ट में अपने बात करेंगे एग्रो टूरिज्म की। उससे पहले अभी जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे देना चाहिए। लोगों में
ये इस तरह की महामारियां आ रही है, एक डर पैदा हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने रसायन बहुत यूज किया, हमने जहर बहुत खाया है। जहर खाएंगे तो हेल्थी थोड़ी रहेंगे, जिंदा थोड़ी रहेंगे, मरेंगे। इस नाम पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, रामदेव ने क्या क्या बेच दिया है, आप जान ही नहीं सकते उसको। जयपुर सिटी में आप छाछ लेने जाओ, 10 रुपए लीटर आपको छाछ मिलती है ना, और वहीं पे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट लगा के 1 लीटर गौमूत्र 20 रुपए का बेच रहे हैं। मूत्र जिसको कोई पूछता नहीं था, अरे यार नहीं, ये मतलब लोगों को उससे स्मेल आती थी, वो कितने में खरीद रहे हैं? 20 रुपए लीटर में खरीद रहे हैं। ऑर्गेनिक का नाम है भाई, ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक, बहुत ही अर्निंग देने वाला, बूम मिलने वाला है इसको। नेक्स्ट आने वाले टाइम में बहुत शानदार बूम मिलने वाला है। नेक्स्ट है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म ये देख लीजिए आप, है ना, ये पीछे इस तरह की झोंपड़ियां बनी हुई है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप, होटल टाइप झोंपड़ियां हैं। इनमें आपको ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलती है, ट्रेडिशनल तरीके से रहने को मिलता है, ट्रेडिशनल खाने को मिलता है। खेत है, वहीं खुद ही तोड़ो खुद ही खाओ, लोग इंजॉय पिकनिक करने, अरे खूब पैसा लौटाने आते हैं, है ना। जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो 4 रुपए से लेकर 50 रुपए तक रोटी मिलती है। क्या 50 वाला स्पेशल कोई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करके ला रहा है? नहीं ला रहा है। उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसका नाम बहुत बड़ा है, गेहूं तो वो का वही यूज कर रहा है। लेकिन आप तो लोगों को ऑर्गेनिक दोगे एग्रो टूरिज्म में, बिल्कुल प्रकृति का टच महसूस करवाओगे। आपको लोग 50 रुपए एक चपाती के क्यों नहीं दे देंगे? दे देंगे भाई। एग्रो टूरिज्म बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम में। देखो, बाजार में रह रह के लोग फिजिकल चीजों से, मोनोटोनी से ऊब चुके होते हैं। उनको भी कुछ एंजॉय चाहिए, उनको भी प्रकृति का टच चाहिए। आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, किसी पेड़ के ऊपर बैठे हो, किसी पेड़ के साथ एक मतलब बोलें तो झप्पी ले रहे हो, तो एक बड़ा ही सुकून मिलता है। वो सुकून किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है, जब आप एग्रो टूरिज्म से, एग्रो टूरिज्म में एक तो आप जिंदगी के मजे ले जाओगे सारे के सारे, ठीक है। दूसरा, आप खुश बहुत रहेंगे, आपकी हेल्थ बहुत बढ़ेगी। आप जहाँ पे 60 साल जियोगे वहाँ 70 साल जियोगे, क्योंकि विदाउट पॉल्यूशन रह रहे हैं। आप 2 चीजों को एक साथ मिक्स करके चलो, एग्रो टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारे पास इसकी पूरी मॉडलिंग है, ठीक है। हम खुद इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए। इन दोनों के मर्ज करने के बाद देखो पैसे की लाइन लग जाएगी भाई। एक तो लोग आपके घूमने आएंगे और आपके खेत की भिंडियां जो बाजार में 20 रुपए बिकती है वही 50 रुपए ले जाएंगे। क्यों? उनको दिखेगा भाई ये ऑर्गेनिक डाल रहा है, उनकी आंखों के सामने डल रहा है। प्लस वो आपको पैसे भी देंगे और आपके काम में हेल्प भी करवा देंगे, है ना, क्योंकि वो भी तो टच चाहते हैं ना। भी जाहिर सी बात है, जिनके घर ऊंट है उनको ऊंट पे चढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जिनके घर ऊंट नहीं है उनको ऊंट पे चढ़ने का मजा आ रहा है। वो ऊंट पे जाके कुछ आपका काम भी कराएंगे, समझ रहे हो आप। तो एग्रो टूरिज्म के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग मिक्स कर दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने एक बड़े बड़े जो सेगमेंट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व किए, जो बड़े बड़े सेगमेंट है वही मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, और भी बहुत सारे सेगमेंट है। तो ये मोटा मोटा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें मैंने एजुकेशन को भी टच किया आज, दूसरा मैंने जॉब को भी टच किया, और तीसरा एग्रीकल्चर के अंदर बिजनेस को भी टच किया है। अगर आप किसी भी सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं और आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। फोन पे ऐसी जानकारियां नहीं मिलती है, आप अपॉइंटमेंट लेके कोरोना के बाद आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपको एक बिजनेस प्लान भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं, काम भी करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता लेकिन करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ बिजनेस ऐसे भी बताए थे जो कम पैसे से भी स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, आप में इच्छा होनी चाहिए, जिस आदमी में इच्छा शक्ति होती है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, बिजनेस की उम्र में करो तो ज़्यादा बढ़िया। आपके घर पे मजबूरियां नहीं हैं तो आपको बिजनेस की उम्र में करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी अपना फन है, बिजनेस का भी अपना फन है, ठीक है। और अगर ये दोनों अच्छे से निकल गए तो बुढ़ापा भी अपने आप में फन है। एजुकेशन अच्छा नहीं निकला तो आगे जिस समय काम करना है वो समय अच्छा नहीं निकलेगा, वो समय अच्छा नहीं निकलेगा तो बुढ़ापा भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो एजुकेशन तो बेस है, उसको बनाए रखिए, है ना। हम लोगों ने एजुकेशन लिया है, आप और हम सबकी बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़े समझदार हुए, और एजुकेशन लेंगे तो और समझदार होंगे, जाहिर सी बात है। और ज़्यादा समझदार होंगे तो डिसीजन अच्छे होंगे, डिसीजन अच्छे होंगे तो परिणाम भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया है। अगर आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया है तो
तो आप अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, चाहने वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो भविष्य की ज़रूरत है। हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हम पूरी दुनिया को सर्व करेंगे, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं और हमारी एक अलग रेपुटेशन हो, उसमें आपका सहयोग मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप सभी लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।